हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है शाहनवाज और आज हम पढ़ेंगे बिहेवियरलिज्म के बारे में। तो बेसिकली हमने प्रीवियस वीडियो में एक आइडियोलॉजी पढ़ा था, पॉजिटिविज्म, जहाँ पे एम्पिरिकल स्टडीज़ होते थे, यानी कि साइंटिफिक जो नॉलेज था, साइंटिफिक जो मेथड्स थे उससे स्टडी किए जाते थे ज्योग्राफी को। आज हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियरलिज्म। अब इसमें देखा जाएगा बिहेवियरलिस्टिक व्यू ऑफ ह्यूमंस। ये बिहेवियरलिज्म स्टार्ट हुआ था अराउंड 1950s से लेकर के 1960s तक ये स्टार्ट हुआ था, इस टाइम पीरियड में। और हम सब जानते हैं कि इस टाइम पीरियड में और एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन। और उस क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा ही वहाँ पे एम्पिरिकल स्टडी किया जाता था विद द हेल्प ऑफ statistical डाटा एंड मैथमेटिक्स, जिसमें कि टोटली जो ह्यूमन बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर टू द इन्वायरमेंट, वो टोटली इग्नोर करके ये ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल स्टडी पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। तो इसी को कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए जो जोग्राफर्स थे, एक डिफरेंट ब्रांच को इस्टेब्लिश किया, डिफरेंट अप्रोच को इस्टेब्लिश किया, जिस अप्रोच को कहते हैं हम लोग बिहेवियरलिज्म। तो बेसिकली जो मॉडल्स हमारे प्रोवाइडेड विद द यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल जो मॉडल्स थे और थ्योरीज थे उस टाइम के, जो पॉजिटिविस्ट यानी कि क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के दौरान बने थे विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स, वो बेसिकली जो थे वो रैशनल होते थे, इकोनॉमिक रैशनल होते थे, यानी कि जो इम्पोर्टेंस था वो प्रॉफिट को लेकर ज़्यादा था। और इसमें जो इन्वायरमेंट का जो डिप्लेशन था, या फिर आप बोल सकते थे जो स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन, वो इग्नोर किया जाता था। इट वॉज इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड बाय द जियोग्राफर्स दैट द मॉडल्स जो कि प्रोपाउंडेड बाय द जियोग्राफर्स ऑफ quantitative methods with the help of quantitative techniques provided poor description of geographic reality and man and environment relationship। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, इसमें टोटली इग्नोर कर दिया था मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप को। तो इसी के चलते एक न्यू ब्रांच का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था और उस ब्रांच को कहते थे बिहेवियरल ज्योग्राफी। तो अब इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं विथ बिहेवियरल अप्रोच। तो पहला जो था इनका ऑब्जेक्टिव थी वो था कि ये एक मॉडल प्रिपेयर करे विथ रिस्पेक्ट टू मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशनशिप, और थ्रू विच वेयर अल्टरनेटिव, यानी कि अल्टरनेटिव बन सके। किसका अल्टरनेटिव बन सके? वो क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन में जितने सारे मॉडल्स प्रिपेयर हुए हैं उसके अल्टरनेटिव मॉडल्स बनाए जाए। तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज टू डिफाइन द कॉग्निटिव सब्जेक्टिव इन्वायरमेंट विच डिटरमाइंस द डिसीजन मेकिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ मैन, यानी कि इन्वायरमेंट विथ रिलेशन टू इन्वायरमेंट हमें मैन को डिसीजन मेकिंग करना चाहिए, मैन। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका कि टू अनफोल्ड द स्पेशल डायमेंशन ऑफ साइकोलॉजी, सोशल एंड अदर थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर। तो बेसिकली इसमें जो था साइकोलॉजी विथ बिहेवियर के जो अप्रोचेस थे उसको वास्ट कर दिए थे, उसको इंक्रीज कर दिए थे। स्कोप ऑफ बेसिकली बिहेवियरल ज्योग्राफी इज इंक्रीज्ड। फोर्थ ऑब्जेक्टिव था कि इसका एम्फेसिस है, जो इसका एम्फेसिस रहता था वो एक पर्सन, यानी कि एक स्पेसिफिक पर्सन पे ज़्यादा था, रेदर देन द एग्रीगेट पॉपुलेशन और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। तो इसमें जो बेसिकली जो स्टडी होता था वो एक पर्सन, एक स्पेसिफिक, एक पर्टिकुलर पर्सन पे ज़्यादा होता था। अब इनका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू सर्च फॉर मेथड्स अदर देन मैथमेटिकल एंड स्टेटिस्टिकल। तो मैंने पहले बताया था कि जो ये क्वांटिटेटिव रिवॉल्यूशन के कॉन्ट्राडिक्ट में ये अप्रोच आया, और इसका मेन जो कारण था ये मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल को हटा दे ज्योग्राफी से, और इसको हटा करके बहुत तरह के मॉडल्स एंड मेथड्स प्रिपेयर करे, लॉस प्रिपेयर करे विथ एक्सक्लूशन ऑफ मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल वैल्यूज।
तो सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव है कि इसका जो स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इसमें जो डिस्क्रिप्टिव जो एक्सप्लेनेशन है ह्यूमन एक्टिविटी ज़्यादा हो और फिजिकल एनवायरनमेंट का डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा हो। सेवेंथ ऑब्जेक्टिव है कि टू जनरेट प्राइमरी डाटा अबाउट ह्यूमन बिहेवियर एंड नॉट रियली हैवीली ऑन द पब्लिश डाटा। तो बेसिकली इसमें जो था कि एडॉप्ट प्राइमरी डाटा अबाउट ह्यूमन बिहेवियर को इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता था। एट्थ ऑब्जेक्टिव है कि टू डेवलप एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉर बिहेवियरल ज्योग्राफी। अब इसको बेसिकली इंटरडिसिप्लिनरी बनाना चाहते थे बहुत सारे ज्योग्राफर्स, बिहेवियरल जो सपोर्ट करते थे बिहेवियरलिज्म को, वहाँ के ज्योग्राफर्स इसको इंटरडिसिप्लिनरी बनाना चाहते थे थ्रू डिफरेंट मॉडल्स और थियोरीज। तो अब देखो यहाँ पे जो बिहेवियरिस्टिक अप्रोच है वो लार्जली इंडक्टिव है, यानी कि जहाँ पे पहले ऑब्जर्वेशन होता है, इसके बाद उस ऑब्जर्वेशन के फैक्ट्स को देखते मद्देनज़र रखते हुए वहाँ पे एक लॉज बनाया जाता है, या फिर आप इसको बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इस टाइप को स्टडी को इंडक्टिव अप्रोच कहते हैं, इंडक्टिव स्टडी कहते हैं। टू बिल्ड ए जनरल स्टेटमेंट आउट ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ ऑनगोइंग प्रोसेस। मैंने पहले बताया ऑनगोइंग प्रोसेस होता था, उसको ऑब्जर्व करके इसके बाद लॉज बनाया जाता था, स्टेटमेंट बनाया जाता था। द एसेंस ऑफ बिहेवियरल अप्रोच इन ज्योग्राफी लाइज इन फैक्ट that the way in which people behave is mediated by their understanding of the environment in which they live or by the environment itself with which they are confronted। तो बेसिकली इसमें यह बताया जा रहा है कि जो बिहेवियर है पीपल का वो मेडिटेट यानी कि रिलेशन बनाता है इन्वायरमेंट के साथ और कन्फ्रंट करता है इन्वायरमेंट्स के साथ विद द, और जहाँ पे भी रहते हैं, और बाय द इन्वायरमेंट इटसेल्फ। तो अब हमने पढ़ा था बिहेवियरिस्टिक अप्रोच के बारे में, ये बेसिकली इंडक्टिव होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे सैलाइन फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। तो पहला जो सैलाइन फीचर्स है, द बिहेवियरल ज्योग्राफर्स आर्ग्यू दैट environment cognition upon which the people act may well differ markedly from the true nature of real environment of the real world। Second इनका है behavioral geographers give more weight to an individual rather than groups। मैंने पहले बताया था ये ज़्यादातर ग्रुप्स को इग्नोर करके एक स्पेसिफिक पर्सन पर स्टडी करते थे, उसका बिहेवियर देखा जाता था और उसका बिहेवियर के चलते उसको लॉज बनाते थे या फिर थियरीज बनाते थे। ऑर्गेनाइजेशन और इन अदर वर्ड द फोकस ऑफ द स्टडी इज द इंडिविजुअल, यानी कि जो मेन फोकस रहता था इंडिविजुअल पर ही रहता था। थर्ड है इनका postulated a mutual interacting in relationship between man and his environment। तो ये बेसिकली ये इस्टेब्लिश करना चाहता था म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। और फोर्थ जो इसका फीचर्स है वो कि इसको मल्टीडिसिप्लिनरी आउटलुक देना चाहता था जितने भी ज्योग्राफर्स थे, थ्रू डिफरेंट आइडियाज, पैराडाइम्स, थ्योरीज produced by different psychologists, philosophers, historians, sociologists, anthropologists, ethnologists and planners। तो यहाँ पे इस बिहेवियरल अप्रोच को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने का डिसीजन लिया गया था। तो अब हम लोग पढ़े थे कि जितने बिहेवियरल ज्योग्राफी का डेफिनेशन, इसके बाद हमने पढ़ा था सैलाइन फीचर्स ऑफ बिहेवियरलिज्म, और हमने बीच में पढ़ा था ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिहेवियरलिज्म। अब हम लोग देखेंगे कितने सारे मॉडल्स आए इन बिहेवियरल ज्योग्राफी। तो पहला जो मॉडल है वो गोल्डिंग ने दिया था 1856 में। अब इनका कहना था कि एक मान लो एक इन्वायरमेंट है, मान लो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट, यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है और यहाँ पे एक पेड़ है। अब यहाँ पे एक पेड़ है, ये पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट है, पूरा का पूरा एक इन्वायरमेंट है। अब देखो
एक इस पर्सन्स के एक माइंड में इस पेड़ को लेकर के, ये पेड़ को देख रहा डायरेक्टली, तो इस पेड़ को लेकर के एक इसके मन में मेंटल मैप बनेगा। मेंटल मैप इसके दिमाग में अब बनेगा, और इस मेंटल मैप के चलते इसका जो रिलेशनशिप होगा विथ ट्री के साथ, ये ट्री के साथ उसका जो बिहेवियर होगा, वो क्या बिहेवियर होगा, इसके बारे में बेसिकली बोल्डिंग ने एक डायग्राम के जरिए बताया है, जिसमें कि एनवायरनमेंट होता है, इमेज होता है, एक पर्सन हुआ, इसके दिमाग में एक इमेज आया, और इस इमेज के चलते इसका जो कंक्लूजन होगा, जो इसका जो रिजल्ट होगा, उसको बिहेवियरल कहते हैं। बेसिकली इसमें यही स्टडी होता है, मेंटल मैप के जरिए क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो सकते हैं विद द इन्वायरमेंट एक ह्यूमंस के। तो अकॉर्डिंग टू बोल्डिंग, अब देखते हैं यहाँ पे क्या कहा है। पीपल हैव इन्वायरमेंटल इमेजेस, पहले इन्वायरमेंटल इमेजेस बनता, दोज इमेजेस कैन बी आइडेंटिफाइड एक्यूरेटली बाय द रिसर्चर्स and there is a strong relationship between the environment images and actual behavior। तो यही रिलेशनशिप बताने का कोशिश किया है बोल्डिंग ने मैन का विथ ट्री के साथ, यानी कि विथ इन्वायरमेंट के साथ। अब इसका सेकंड मॉडल्स देखते हैं, जो कि प्रेजेंटेड बाय डाउन्स इन 1970, और इसमें भी वही बताया गया है कि एक इंफॉर्मेशन के जरिए कितने सारे ह्यूमंस के डिफरेंट अप्रोचेस होते हैं, डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं विद द इन्वायरमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डाउन्स, द फ्रेमवर्क poses that information from the environment या फिर real world is filtered as a result of personality, culture, belief and cognitive variables to form an image in the mind of a man who utilizes the environment. On the basis of the image formed in the mind of the utilizer about the environment, he takes decision and uses the resource to fulfill his basic and higher needs। तो बेसिकली इसमें भी वही बताया है कि एक रियल वर्ल्ड यानी कि इन्वायरमेंट होता था, वहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट होता था विथ डिफरेंट स्टेजेस एक जितने भी सारे ये सारे क्राइटेरिया है, एक इमेज में जो पर्सन का, जो मैन का इमेज जो फॉर्म होगा, ये दिस थ्रू दिस वैल्यूज ये इमेज फॉर्म होगा, और इस उस इमेज के चलते वो एक पर्सन डिसीजन लेगा, और इस डिसीजन के चलते उस ह्यूमन का बिहेवियर देखा जाएगा विद द इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इसमें भी विद द इन्वायरमेंट, इस तो इसी के चलते डिसीजन मेकिंग के चलते विथ ह्यूमंस के जितने भी सारे एक्शंस हैं वो डिसाइड होंगे विद द इन्वायरमेंट। तो अब चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रिटिसिज्म। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्रिटिज्म के बारे में, बिहेवियरलिज्म के क्रिटिज्म के बारे में। तो पहला जो क्रिटिज्म हुआ था कि इसके जो जितने भी सारे टर्मिनोलॉजीज है और जितने भी सारे कॉन्सेप्ट्स है, वो लूजली या फिर पुअरली डिफाइंड है और पुअरली इंटीग्रेटेड है, और ये लैक इन सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में जितने भी सारे थ्योरीज है वो नहीं थे। तो इसके जो सेकेंड शॉर्ट्स कमी है, जितने सेकंड शॉर्ट कमी है, ये है कि जो इसके जितने भी सारे फैक्ट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम लेबोरेटरीज में जनरेट होते थे ऑन द एनिमल्स, डिफरेंट एनिमल्स, एंड जो कि जितने भी फाइंडिंग्स थे वो डायरेक्टली ह्यूमन बिहेवियर से जोड़ते थे ये लोग। और इससे ये होता था जितने सारे एनिमल्स के बिहेवियर होता था वो ह्यूमन जो बिहेवियर है उससे टोटली डिफरेंट होता है। तो इससे हम ये नहीं कह सकते थे कि जितने ये जो ह्यूमन बिहेवियर जो होगा उस चीज़ के लिए वो सेम होगा। तो थर्ड जो शॉर्टकमिंग था, तो ये थोड़ा-सा इगोसेंट्रिक इंटरप्रिटेशन है ऑफ द एनवायरनमेंट, जिसमें से जितने भी सारे स्कॉलर्स थे वो 2 असम्पशंस को फॉलो करते थे। पहला जो असम्पशंस था, ये बेसिकली डिवीज़न हो गया था, जितने भी सारे स्कॉलर्स सपोर्टर्स ऑफ द बिहेवियरलिज्म है वो डिवाइड हो गया था। और जो फर्स्ट असम्पशन जो मानते थे वो थे कि
जितने भी सारे environmental images that can be accurately measured, it is not clear whether an environmental image can be extracted without distortion from the totality of mental imaginary। तो बेसिकली जो फर्स्ट एजम्पशन था वो ये कहता है कि जितने भी सारे हमारे दिमाग में इन्वायरमेंटल इमेजेस बने, इन्वायरमेंट को लेकर इमेजेस बने, तो ये हम ये नहीं कह सकते कि जो इसका आउटकम होगा वो टोटली यही होगा, या फिर इसके अलग भी तो आउटकम हो सकता है। बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी को दर्शाता है। अब इसमें जो सेकंड एजम्पशन था वो ये था कि देयर इज एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द रिवील इमेजेस और रेफरेंसेस एंड एक्चुअल और रियल वर्ल्ड बिहेवियर। So the main objection to this assumptions is that it is unfounded assumptions because extremely little research has been undertaken to examine the congruence between image and behavior। तो ये भी बेसिकली जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप दर्शाता है इमेजेस, रिवील इमेजेस या फिर रेफरेंसेस किससे, विद द रियल वर्ल्ड और इन्वायरमेंट। तो इसमें यह नहीं कह सकते हैं कि जो अनफाउंडेड एजम्पशंस है इसको हम इसी के चलते हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं कि ये भी सेम बिहेवियर को दर्शाएगा। तो क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे लिटिल रिसर्च होते थे टू एग्जामिन द कॉन्ग्रुएंस, यानी कि वो दोनों चीज़ के रिलेशनशिप को, रिलेशन को बिटवीन इमेज और ह्यूमंस का बिहेवियर को। तो फोर्थ जो शॉर्टकमिंग है वो है डेफिशिएंसी इन बिहेवियरल ज्योग्राफी हैज़ बीन द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस। तो इसमें जो बेसिकली बहुत सारे कम थ्योरीज भी बने, कम प्रैक्टिसेस भी हुए और बहुत की कम मॉडल्स भी प्रिपेयर हुए थे। तो दिस हैज़ बीन मोस्ट नोटिसेबली ओवर द क्वेश्चन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। इनफैक्ट बिहेवियरल जोग्राफर्स रिमेन ऑब्जर्वर्स रेदर देन पार्टिसिपेंट्स। देयर इज अ सीरीज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्लानिंग थ्योरीज। यहाँ पे लैक ऑफ प्लानिंग, जो लैक ऑफ मैंने पहले बात था, बहुत ही कम थ्योरीज एंड मॉडल्स बने थे। इसीलिए क्यों नहीं बने थे, क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ नॉलेज ऑफ प्लानिंग थ्योरीज एंड मेथड्स एमोंग्स जो बिहेवियरल जोग्राफर्स विच इज इन इम्पेडिमेंट टू मोर एक्टिव इन्वॉल्वमेंट। तो बेसिकली ये जितने भी सारे हैं ये लिमिटेशंस थे, सॉरी नॉट लिमिटेशन, ये क्रिटिसिज्म थे ऑफ बिहेवियरल ज्योग्राफी। तो डिस्पाइट ऑफ सेवरल क्रिटिसिज्म और कॉन्स्टेंट्स और मेथडोलॉजिकल लिमिटेशंस, आज भी बिहेवियरल ज्योग्राफी को माना जाता है ये, और ये वाइडली एक्सेप्टेड भी है विद द पॉजिटिविस्ट ओरिएंटेशन। अब देखो, पहले जो बिहेवियरल ज्योग्राफी में था इसमें पॉजिटिविज्म थॉट्स यानी एम्पिरिकल स्टडी नहीं किया जाता था, बट विद द टाइम, विद ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, इसमें बिहेवियरल ज्योग्राफी में ऐड कर दिया गया था। किसको ऐड कर दिया गया था? एम्पिरिकल स्टडी को, यानी कि जितने भी सारे साइंटिफिक स्टडी होंगे वो बिहेवियरल ज्योग्राफी में भी इंक्लूड कर दिया गया था, साइंटिफिक स्टडी को। तो गाइस बस आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको ये जितने भी सारे मैंने समझाया, जितने भी बिहेवियरल से टॉपिक्स एंड टर्मिनोलॉजी से ऑब्जेक्टिव्स है, वो आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो जो कि मैंने डिफरेंट थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ जोग्राफर्स के बारे में बनाया है, अगर वो आपने चेकआउट नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।